वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोगों के। सो वी आर हेयर विद आवर केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। लास्ट हमने क्या अपलोड किया था, जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मेटलर्जी वाला लेक्चर। आई होप आप सभी लोग वो ये देखकर ही यहाँ पर आ रहे होंगे। आई टैब पर वो आपको एकदम से नजर आ जाए तो जाके उसको भी देख लीजिए। क्या डिस्कस करेंगे, जैसे कि आई होप आप सभी लोग वन शॉट तो देखकर आए होंगे। तो वन शॉट में जो स्टार्ट करी थी हमने वो उससे करी थी कॉम्प्लेक्स वाली प्रॉपर्टीज पे, ना कि और बेसिक प्रॉपर्टी से। तो ऐसे ही पीवाईक्यू में भी करेंगे, आपको क्वेश्चन दिखाएंगे कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक से। एंड प्रोबेबली इन्हीं कुछ सवालों में से आपके भी पेपर में उसी जैसा सवाल देखने को मिलने के बहुत हाई चांसेस है फ्रॉम दिस एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक हो चाहे मेटलर्जी वाला पार्ट हो, दोनों में थोड़े दोनों की इंपॉर्टेंस रिलेटिवली कम होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एज कम्पेयर टू पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में ज्यादा टाइम देंगे, ऑब्वियसली लॉजिकल बात ही है। तो इसमें भी मतलब ठीक ठाक देंगे, ऐसा नहीं है जितना सफिशिएंट होगा उतना देंगे। पी ब्लॉक में थोड़ा सा ज्यादा देना चाहे तो बिल्कुल दे देंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट से देखिए, इसका एक और लेक्चर आएगा, प्रोबेबली 2 लेक्चर में ये अपलोड होगा। आज ये 45 मिनट के आसपास का एक लेक्चर होगा, देन एक और छोटा थोड़ा से लेक्चर आपको एक और देखने को मिलेगा। तो 2 लेक्चर में इसको भी निपटा देंगे। तो थोड़ी सी इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी, आप समझ लीजिए। क्वालिटी तो मतलब वही रखी है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा ऑब्वियसली। क्वालिटी जैसी अच्छी होती है वैसी एकदम अच्छी करेंगे। तो अभी जो है इनऑर्गेनिक के इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, फिर चले कंटिन्यू करेंगे अपना फिजिकल का भी। मैंने इसी वीक में मैंने बोल रखा है कोशिश करने की, तो चल रहा है उस पर भी काम। तो बिल्कुल पूरी कोशिश है कि उसको भी जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूं। बाकी लाइफ साइंस वाले दोस्तों को जरूर भेजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए उनके साथ। आप लोग क्या कर रहे हैं मेरी समझ नहीं आ रहा। आप लोग लाइफ साइंस वालों को बिल्कुल भी नहीं भेज रहे हैं। मैं पक्का ये बात बोल सकता हूँ कि किसी ने भी, मतलब एक आध को छोड़ के शायद ही किसी ने जो है वो शेयर किया होगा। कोई भी बिल्कुल शेयर नहीं कर रहा है। बस अब क्या करूं मैं, मतलब केमिस्ट्री वाली डिलीट कर दूं फिर मैं वीडियोस। यार मजाक कर रहा हूँ, बट हाँ यही बस मैं यही बोलूंगा कि लाइफ साइंस वालों को ज्यादा से ज्यादा भेजिए, ऑनर्स वालों को तो भेजिए ही भेजिए, पर लाइफ साइंस वालों को भी थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने दोस्तों का। सभी का ध्यान हमें रखना चाहिए। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। एक्सप्लेन ब्रीफली द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ऑफ द एल्कली मेटल्स विद स्पेशल रेफरेंस टू क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टन। जब लेक्चर में वन शॉट अपलोड किया था, इसका पार्ट 1 ही करा था इस ब्लॉक का, तो उसमें सबसे पहले इसी टॉपिक्स को डिस्कस किया था, जबकि सिलेबस में ये थोड़ा नीचे। उसका रीजन क्या था? वही रीजन था कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अब आपको इसकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी इसी वीडियो में। पीवाईक्यूज आपको देख के पता लगेंगे कि यार कितनी बार सेम ही चीज को घुमा फिरा के पूछता है हमारा डीयू। तो वही यार, पीवाईक्यूज रिपीटेड आते ही हैं, तो तभी ये वीडियोस हम ला रहे हैं, तभी आपको कंपाइल करके ये प्रोवाइड कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ और देखते हैं किस तरीके से इसको फ्रेम करना है। तो जैसा लेक्चर में बताया गया था कि आपको सबसे पहले बताना है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है एल्कली मेटल्स क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहले जो है वो, सबसे पहले उनकी जो टेंडेंसी आप बता दी भाई, वो उनकी वीक टेंडेंसी है, कोई अच्छी टेंडेंसी नहीं है। आप कहते हो यार बढ़िया एकदम कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों नहीं? क्योंकि जनरली वो किस साइड होते हैं? लेफ्ट साइड, राइट साइड? तो लेफ्ट साइड होते हैं। तो जनरली दे आर लार्ज इन साइड एज कम्पेयर टू अदर्स। जो पी ब्लॉक के एलिमेंट होंगे, जो डी ब्लॉक के होंगे, वो थोड़े राइट हैंड साइड पे होते हैं। तो राइट हैंड साइड वैसे ही अक्रॉस पीरियड जाते हैं तो साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो स्मॉल साइज की नहीं, तो उन पर चार्ज भी स्मॉल होता है। आप देख सकते हैं +1 +2 होता है। तो इसी वजह से उनकी जो टेंडेंसी है वो तो वीक है, ये बात हमारे दिमाग में क्लियर बैठनी चाहिए। अब यहीं पर एक बात बता दूं, यहीं पर आता है रिलेटिवली कौन ज्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है। अगर मैं एस ब्लॉक की ही बात करूं, तो रिलेटिवली स्मॉल कौन है? लिथियम है, बेरिलियम है। तो रिलेटिवली लिथियम और बेरिलियम के ज्यादा कॉम्प्लेक्स देखने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। ये चीज समझ में आ गई? हाँ। अब कैसे लिखना है हम बताएंगे कि यार ये जो कॉम्प्लेक्स है इनका, सबसे पहले इनकी कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी बता दी कि वीक है, साफ सी बात है भाई, एकदम वीक है। फिर हम बताएंगे यार नंबर ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्स हमें इनके देखने को मिलते हैं। एक्वा मतलब वाटर। आप उसमें एग्जांपल लिख दीजिएगा लिथियम का, जिसमें साथ साथ आप इसके साथ सोडियम वाला भी ऐड कर सकते हैं कि ये भी आपको एक कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। नंबर ऑफ एक्वा कॉम्प्लेक्स इज ऑब्जर्व्ड। अभी हम क्या बात कर रहे हैं? सबसे पहले कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी के बारे में किस तरीके से लिखना है वो बताएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे क्राउन सिर्फ। फिर आप बता दीजिए कि यार ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ही बोलते हैं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन नहीं नहीं, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये बोलते हैं इसको। उसकी भी ऑक्साइड के साथ ये काफी ज्यादा जो है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा LiX.4PH3PO लिखा होता है। और जो X है हमारे पास कोई एक लार्ज एनायन होता है, कोई भी लार्ज एनायन, जैसे कि क्लोरेट आयन, आयोडाइड आयन, ये सब होता है। देन ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, जैसे कि स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कुछ चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं, जैसे कि एसिटाइल एसिटोनेट, जो रिंग बना देते हैं। वो मल्टीडेंटेट होते हैं, मतलब उसमें एक से ज्यादा डोनर साइट होती है, मल्टीपल डोनर साइट्स होती हैं उसमें। किस चीज की डोनर साइट? ऑब्वियसली लोन पेयर की। तो लोन पेयर की जिसमें एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट होती है, उनके साथ ये स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, क्योंकि वो रिंग बना लेते हैं और रिंग में हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है। ये चीज आपको इतनी कहानी लिख देंगे। अब चलेंगे हम किसकी तरफ? अपने उसकी तरफ। अब ये चीज आप थोड़ी बहुत देख लीजिएगा चाहे तो, आपने वरना लेक्चर में पूरी इसकी डिटेल में डिस्कस करके। अब हम चलेंगे यहाँ पर किसकी तरफ? उसकी तरफ, दैट इज क्राउन ईथर की तरफ। फिर हम बताएंगे इनकी क्राउन ईथर वाली एबिलिटी क्या है। तो बताएंगे हम यार क्राउन ईथर क्या होता है। साइक्लिक होता है, पॉली ईथर कंपाउंड होता है जिसमें एक से ज्यादा ईथर लिंकेज होते हैं। किस लिए वो जाने जाते हैं?
एबिलिटी टू बाइंड मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यहाँ पर इसका फॉर्मूला इस तरीके से लिखते हैं, पहले जो है वो एक नंबर आता है, फिर क्राउन आता है, फिर एक नंबर आता है, फिर ईथर लिखते हैं। तो पहला नंबर क्या दर्शाता है, ये जो रिंग है इस रिंग में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। दूसरा नंबर क्या दर्शाता है, वो ये बताता है कि हमारे पास जो है वो कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स क्या है, नंबर ऑफ ether oxygen atoms, and y क्या है, सॉरी y is the number of ether oxygen atoms and x is the total number of atoms in the ring। ये आपको देखना है, ठीक है। ओके, ये हो गया। नाउ चले आगे। अब हम यहाँ पर इसका एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि डायबेंजो 16 क्राउन। डायबेंजो यहाँ पर क्यों लिखा है, अच्छा इसको हटा के आप सिंपल देखिए। सबसे पहले डाइसाइक्लोहेक्साइल 18 क्राउन 6, 18 का मतलब 18 कार्बन एटम्स है, सॉरी 18 टोटल एटम्स है, 6 जो है वो ऑक्सीजन एटम्स है। मुझे बताइए अभी तक आपने जो देखा है क्राउन ईथर, उसमें क्या है सर, उसमें कार्बन है और ऑक्सीजन। तो अगर 6 मेरे क्या हो गए, अगर 6 मेरे ऑक्सीजन एटम्स हो गए, तो 18 माइनस से क्या मेरे 12 कार्बन नहीं हो जाएंगे। यहाँ से मैं पता लगा सकता हूँ कितने कार्बन एटम्स है, सिंपल सी मैथ्स। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको पता लग गया कि 12 कार्बन एटम्स है, तो 12 कार्बन एटम्स हैं आपके पास। और जनरली यही देखने को मिलेगा आपको, जनरली जितने आपके ऑक्सीजन एटम्स होंगे ना, उसी के 2x, उसी के डबल कार्बन एटम होंगे, क्योंकि बेसिकली CH2 बॉन्ड है यहाँ पर। हर जगह एक CH2 मौजूद देखने को मिलेगा। ये CH2 इस ऑक्सीजन से, फिर ये ऑक्सीजन, फिर यहाँ पे आप देखिए कार्बन कार्बन ही अटैच है बस। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पर जो है थोड़ा सा डाइबेंजो है, तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है, दैट्स वाई। तो यहाँ पर ऐसा है। देन आप देख सकते हैं बेंजो मतलब एक बेंजो लगाया है, और 12 और 4, तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं 4 अगर ऑक्सीजन है तो 8 कार्बन एटम्स होंगे। समझ में आ रही है ना बात, किस तरीके से आप जो है थोड़ा सा और लॉजिकली चीजों को आसान कर सकते हैं। फिर आप मैक्सिमम याद रखिएगा CH2 मौजूद होते हैं। और एक चीज जहां पर भी डाइबेंजो आ गया तो आपको एक बेंजीन रिंग बस बनानी है। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर इनके याद रख सकते हैं। इस तरीके से अगर स्ट्रक्चर एक आध स्ट्रक्चर जब एग्जाम में बनाना होगा तो उसको याद रख सकते हैं। तो क्राउन ईथर्स में आप स्ट्रक्चर बना दीजिएगा। और क्राउन ईथर्स में आप क्या बता सकते हैं एज सच, अगर इसकी एक चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो है वो नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन कॉम्प्लेक्स तो बनाते हैं, बट क्राउन ईथर्स को हम ऐड करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। हमें पता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट जो है, कोई भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इनऑर्गेनिक चीज में डिसॉल्व होगा, लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक में नहीं होता। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि मुझे कोई भी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बेंजीन है मेरे पास, उसमें मैं कोई ऑर्गेनिक सॉरी इनऑर्गेनिक सॉल्ट डिसॉल्व करना चाहता हूँ, तो अगर मुझे उस इनऑर्गेनिक सॉल्ट को सोल्यूबल बनाना है, उस इनऑर्गेनिक सॉल्ट को अगर मुझे सोल्यूबल बनाना है, तो मैं क्राउन ईथर का यूज करूंगा। क्राउन ईथर जो है उस सॉल्ट को सोल्यूबल बना देंगे। ये क्राउन ईथर क्या करेंगे, उस सॉल्ट को सोल्यूबल बना देंगे इन इवन इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्यों, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स बना देंगे। तो इस चीज की एक हमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें पता होनी चाहिए। बाकी आप लोग इस पूरे को रीड कर सकते हैं, बहुत ज्यादा कहानी नहीं लिखनी है हमें एग्जाम में, जो लिखनी है वो बता दें। फिर क्रिप्टेट्स को बारे में बताएंगे क्या होता है भाई। ये हमारे पास जो है इनमें जो है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं, बट इनमें नाइट्रोजन एटम्स भी होते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है जो एक्स्ट्रा ब्रांचिंग या एक्स्ट्रा डोनर साइट प्रोवाइड करते हैं, ये इसकी एक इंपॉर्टेंट चीज। Forming strong and selective complexes similar to crown ethers but with a more enclosed cavity। इस चीज का आपको बस रखना है ध्यान। और एक क्रिप्टेट का स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा, दैट इज 2 2 2 क्रिप्टेट होता है। इसमें 2 2 2 का क्या मतलब है, बेसिकली हर 2 के बाद आपका क्या है, ऑक्सीजन है। हर 2 के बाद आप देखिए एक लाइन बनाइए, नाइट्रोजन बनाइए, यहाँ पे CH2, फिर CH2 ऑक्सीजन, फिर CH2, फिर CH2 ऑक्सीजन, तो 2 2, फिर एक और CH2 नाइट्रोजन आ गया। ऐसे ही आप बीच में एक लाइन बना लिए, CH2 आ गया, एक CH2 ऑक्सीजन, एक CH2 ऑक्सीजन, एक CH2 ऑक्सीजन। नाइट्रोजन क्योंकि 3 बॉन्ड बनाते तो हमें 3 लाइन पूरी करनी है, एक CH2 ऑक्सीजन, एक CH2 ऑक्सीजन, एक CH2 नाइट्रोजन। आ गया समझ में, यस सर, बहुत इजीली ये समझ में आ गया। तो क्रिप्टन 2 2 2 लिगेंड जो है वो उसकी ये हमारे पास इंपॉर्टेंस आ गया। आई होप सभी को ये इजीली आराम से समझ में आ गई होगी। तो इसका स्ट्रक्चर आप बना दीजिएगा, और आप चाहें तो इसमें एक आध का स्ट्रक्चर बना दीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से ये आंसर फ्रेम हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। अब हमारे पास बेसिक बेरिलियम एसिटेट का स्ट्रक्चर पूछा गया है। तो स्ट्रक्चर हमें पता ही है कैसे बनाते हैं। हमारे पास एक बीई होता है, उसको सेंटर में रखते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर बताया था कि बेसिकली सॉरी बेसिक बेरिलियम एसिडेट में हमारे पास इसका सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है। सर इसका फॉर्मूला आपके सामने है, बीई 4 होते हैं, एक ऑक्सीजन होता है और 6 एसिडेट। तो हम जो है वो ऑक्सीजन को बीच में बिठाते हैं, बेरिलियम को चारों ओर ले जाते हैं। और कितने एसिडेट है मुझे बताइए। सर एसिडेट है आपके पास 6 एसिडेट। तो एक एसिटेट ग्रुप यहाँ आएगा, एक एसिटेट ग्रुप यहाँ आएगा, एक एसिटेट ग्रुप यहाँ आएगा, एक एसिटेट ग्रुप यहाँ आएगा। अब ध्यान से हमने बात करी थी कि यहाँ पर कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन सा सिंपल सॉरी कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है और कौन सा कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, उसकी बात करी थी हमने। कैसे पता लगाना, अगर आपने वो नहीं देखा तो लेक्चर को जाके जरूर देखिएगा। एक्चुअल में क्या देखना है हमें यार, कि जो बीई है, जो बेरिलियम है उसके पास 2 कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए और 2 क्या होने चाहिए, दूसरे वाले क्या बोलते हैं उनको,
कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये होता है, क्योंकि बेरिलियम जो है वो दो सिंपल बॉन्ड तो बना सकता है, इसके बाद दो इलेक्ट्रॉन है तो दो जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड ये बना सकता है, दो कोवेलेंट बॉन्ड ये बना सकता है, बट दो ऑर्बिटल है तो ये दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड लेता है। तो इसी तरीके से हमने नजाकत से ये चीज लगाई थी यहाँ पर, ऐसे ही नहीं लगाया था बस हमने कि बस एसी बना दिया, ये लाइन जोड़ दी, इधर एक लाइन जोड़ दी, ये लाइन जोड़ दी, भाई नहीं, ये तो हर कोई कर सकता है। इधर से आप जोड़ दिए, ये जोड़ दीजिए, इधर इधर ये कर दीजिए, फिर आप एक एसी बीच में ले आइए, उसको क्या करिए, एक ऊपर एक इधर दे दीजिए, एक एसी यहाँ ले आइए, एक इधर कर दिए। ऐसे नहीं बनाया हमने, प्रॉपरली डिटेल में देखिए कितना डिटेल स्ट्रक्चर है। इसको वीडियो में जाके आराम से देखिएगा, टाइम अभी थोड़ा सा हुआ है बट हमने ये भी एक बार थोड़ा सा आइडिया दे दूं तो आपको जो है एसिड, ये जो है CH3CO नेगेटिव ग्रुप होता है। CO नेगेटिव में आप देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, इसके बाद दो लोन पेयर है, एक ये वाला है। तो जो नेगेटिव वाला है ना, जो नेगेटिव वाला है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, जिस पर नेगेटिव नहीं है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक चीज यहाँ से समझ ली। अब ये जो बीच वाला ऑक्सीजन है, ये बीच वाला ऑक्सीजन दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड और दो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। सर क्यों? क्योंकि भाई दो ही बॉन्ड बना सकता है, अगर ये दो ही बॉन्ड बना सकता है, बट इसके बाद दो लोन पेयर होते हैं तो ये लोन पेयर दो डोनेट कर सकता है। एक चीज हमने यहाँ समझी, फिर इस तरीके से हमने हिसाब किताब करके बेहतरीन तरीके से समझा था, ये एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर डिटेल में। वरना हाँ शायद आई थिंक ये वाला भी चल जाएगा, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। मैं तो ये रिकमेंड करूंगा आप डिटेल स्ट्रक्चर बनाइए यार, एग्जामिनर को एकदम इंप्रेस कर दिया कि एग्जामिनर भी सोचा यार ये तो मुझे भी नहीं आता, इस बंदे ने कैसे बना लिया कोऑर्डिनेट कोवेलेंट, इतना तो मुझे भी नहीं पता। तो ये आप जरूर करिएगा। तो ये आपका देख सकते हैं स्ट्रक्चर कैसे बना है, सिंपल लाइन दिखा देते हैं यार, मतलब उसमें क्या मजा, आप प्रॉपर बॉन्डिंग समझो, जब केमिस्ट्री पढ़ लो तो सही से पढ़ो ना। समझोगे यार, आप कह दोगे यार ये वाला ऑक्सीजन चार बॉन्ड बना रहा है, कैसे बना रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पता लग रहा है कि ये ऑक्सीजन चार बॉन्ड कैसे बनाएगा, क्योंकि यार आप वो ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हो बैठ के कि यार 1s2 2s2 2p4 होता है, दो ही बॉन्ड बना सकता है। अब क्या होगा, तो पता लगा यार दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो बना सकता है, दो कोवेलेंट, चार कोवेलेंट नहीं बना सकता, बट दो कोवेलेंट और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और दो लोन पेयर्स हैं, इसी वजह से। तो यार डिटेल में स्टडी करना बहुत जरूरी रहता है। तो ये हमने बात कर रखी है, तो आप लोग वहां पे जाके और डिटेल में इसको समझ लीजिए। नेक्स्ट बात करें बेसिक बेरिलियम नाइट्रेट की, सेम कहानी थी, सेम एकदम, कोई ज्यादा इसमें चेंज नहीं था। यहाँ पर भी हमने प्रॉपरली डिटेल में बात करी थी कि NO2 नेगेटिव या सॉरी NO3 नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, कौन सा वाला कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रखा होता है, कौन सा वाला जो है आपको जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। सेम कहानी थी, बढ़िया से एकदम अच्छे से समझा था। देन मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स की अगर मैं बात करूं, आप सिंपल यहाँ पे हटा के इसको Mg लगा, क्या होता है यहाँ पर आप देखिए, कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करता है, या आप इसको बस मैग्नीशियम कर दीजिए, यहाँ पे सेम चीज होगी, इधर मैग्नीशियम लिख दीजिएगा। और कैसे होता है ये आपका, बस यहाँ पर आपको भी अगेन मैग्नीशियम इसको कर दीजिए। तो उसको पहले मैं ऐसा करता हूँ, व्हाइट से कर देता हूँ, है ना, फिर इसको लिख देते हैं मैग्नीशियम यहाँ पर, अब अच्छा रहेगा। तो अब देखिए, यहाँ पर आप देखिए मैग्नीशियम EDTA, कितने EDTA है हमारे पास सर, EDTA हमारे पास होते हैं इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो होता है। तो मैग्नीशियम EDTA जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। मैग्नीशियम पर हमारे पास क्या होता है 2+ चार्ज, EDTA पर क्या होता है हमारे पास 4 नेगेटिव। तो नेट हमारे पास ये आ रहा है चार्ज, एक बार मैं चेक कर लूँ, हाँ सर ये आ रहा है। क्या होता है, आप जो EDTA पता है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेटो, सबसे पहले इथाइलिन, फिर आएगा आपका डायमीन, डायमीन मतलब दो नाइट्रोजन एटम्स, फिर क्या आएगा आपका टेट्रा एसीटेटो मतलब चार एसीटेट ग्रुप, CH3COO नेगेटिव, यहाँ आएगा आपका CH3COO नेगेटिव, यहाँ पर भी सेम आएगा आपका। फिर आपका जो एक मैग्नीशियम है उसको आप बीच में रखिए, ये इधर से लोन पेयर मिलेगा, इधर से मिलेगा, इधर से मिलेगा, यहाँ से एक मिलेगा, यहाँ से एक मिलेगा और यहाँ से एक मिलेगा, तो आपका मैग्नीशियम EDTA कॉम्प्लेक्स आएगा। चार O नेगेटिव वाले लोग और दो नाइट्रोजन के लोन पेयर इसको मिल रहे हैं, तो इसकी जो वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज 6। आई होप चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ पर ये बहुत खतरनाक 3D में बना हुआ है, देखिए आप यहाँ पे किस तरीके से बना हुआ है। CH2 ये रहा, इस पर नाइट्रोजन लाए, फिर यहाँ पे इस तरीके से लेके गए एक को और एक को नीचे लेगा। तो आप ट्राई करिएगा इस तरीके से, अगर बना पाए तो बढ़िया रहेगा, अच्छा भी लगेगा। फिर यहाँ पे देखिए किस तरीके से नाइट्रोजन ले के ऊपर लेगा, एक नीचे आ गया। तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्या था, अच्छा एक और स्ट्रक्चर था ना, IF7 का। हाँ तो IF7 का स्ट्रक्चर बना दे, तो IF7 का भी बना लेते हैं। IF7 का स्ट्रक्चर वैसे तो हमने किसमें बात करी बताओ, उसमें क्या बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग, जो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था फर्स्ट उसमें सेमेस्टर में, वहां बात करी थी। यहाँ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आगे तो यार बना देता हूँ, और आई थिंक ये शायद P ब्लॉक में आना चाहिए, मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन है P ब्लॉक का होगा, वैसे S ब्लॉक में, चलो आगे कोई नहीं, बना लेते हैं। तो IF7 का ये स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये पेंटागनल बाइपिरामिडल इसका नाम था। यार 5 बनाने थोड़ा से एक, थोड़ा सा मैं सही से बना देता हूँ जल्दी से, 10 सेकंड दिए मुझे बस। ये IF7 में 5 आ गए मेरे पास, और ये दो बॉन्ड हमारे
अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन होता है। तो ये आपका पेंटागनल बाइपिरामिडल होता है, ये बना लिया। देन आपसे क्रिप्टेड 2 2 2 का पूछा था, तो उसका मैंने पहले बता दिया कि आपको ये याद भी रखना है। और आप सिंपल सा कैसे बना सकते हैं, ये 2 2 2 करके, दो दो दो, ये दो, फिर ऑक्सीजन, फिर दो, फिर ऑक्सीजन, फिर दो, फिर नाइट्रोजन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। इस तरीके से आपको जाना, और याद रखना नाइट्रोजन के दो बॉन्ड होते हैं। तो इस तरीके से आप इस क्रिप्टेंड का स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक और इंपॉर्टेंट चीज देखिएगा, किस तरीके से जो एक स्टेटमेंट लिखी है जेडीली में, उसको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन में कन्वर्ट करा गया है हमारे एग्जामिनर ने। तो पता लग रहा है कि ये हमारे एग्जामिनर समझदार लग रहे हैं, जिन्होंने भी ये पेपर बनाया है, काफी ज्यादा समझदार थे। तो क्या बोला इन्होंने, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4 है, वो इनसोल्यूबल है बेंजीन में। हाँ सर, वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अलग अलग हो गए, तो अनलाइक डिजोल्व अनलाइक नहीं होता, लाइक डिजोल्व लाइक होता है। तो एक आयनिक है, एक हमारे पास कौन है, बट इट रेडिली डिजोल्व्स इन द प्रेजेंस ऑफ दिस। ऐसा क्यों है, आपको रीजन बताना है। तो यही रीजन जेडीली में लिखा गया है कि क्राउन ईथर्स जो है वो क्या करते रहे हैं, हमारे पास ऐड होते हैं क्राउन ईथर। जैसे कि हमने जो है वो ये 18 क्राउन ईथर ऐड करा किसमें, बेंजीन में। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हमारी जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, जो हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वो अब सोल्यूबल हो गया। क्यों सोल्यूबल हो गया, क्योंकि के पॉजिटिव जो है उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लिया हमारे 18 क्राउन 6 ईथर ने। क्या ये चीज सबको समझ में आई। अब यहाँ पे 6 जो है वो क्या है सर, 6 हमारे पास जो है वो ऑक्सीजन एटम्स है। 6 अगर ऑक्सीजन एटम्स है तो कार्बन कितने होंगे, 12 होंगे। तो सिंपल आप चाहें तो एक बना सकते हैं कि यार CH2 एक हो, ऐसे ही ये एक आ गया, एक और हो। कितने लाने हैं हमें ऑक्सीजन, दो, एक दो, ये आ गया, एक दो, ये आ गया। ऐसे में थोड़ा शेप खराब सा लग रहा होगा, एक दो तीन चार हो गए, पांच छह बनाने, ये एक दो, ठीक है, ये बन गया। अब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं कि यार ये इसको अब सभी लोग इसको घेर रखा होगा पोटेशियम को, तो यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स बन गया, जिसकी वजह से ये अब सोल्यूबल हो गया है हमारा किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जो कि है क्या, बेंजीन। क्या ये चीज समझ में आ गई, यहाँ से। नेक्स्ट बात करें बेसिक बेरिलियम एसिडेट की स्ट्रक्चर की, हमने आराम से बात कर ली है। यहाँ पर भी सेम चीज पूछा गया, तो बेसिक बेरिलियम एसिडेट काफी ज्यादा फेमस आदमी है। बाय बी फॉर्म्स मोर कॉम्प्लेक्स, क्यों बनाता है, क्योंकि बात करी थी स्टार्टिंग में कि बेरिलियम अपने ग्रुप के बंदों से ज्यादा क्यों वो बनाता है कॉम्प्लेक्स, बिकॉज ऑफ इट्स सेम साइज या स्मॉलर साइज, क्योंकि ये रिलेटिवली ज्यादा स्मॉल होता है अदर से, तो इसमें जो है वो ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है। तो अगर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो हमारे पास कहीं ना कहीं जो कोवेलेंट कैरेक्टर ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से रिलेटेड रहता है, कि कोवेलेंट कैरेक्टर जिसको मैं CC बोल रहा था अपने सेमेस्टर 1 में, वो इसमें जो है वो ज्यादा होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ये चीज आप बस यहाँ पर लिख दीजिएगा। सेम लिथियम के लिए भी पूछ सकते हैं कि यार लिथियम ऐसा क्यों। नेक्स्ट, विच विल हैव ग्रेटर कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, रुबिडियम या स्ट्रोंजियम। सबसे पहले बताइए इनका ऑर्डर, ली, ना, की, रब, से, फरियाद, यही था। बताइए कौन है, खुद ही बता दीजिए सर। डाउन द ग्रुप आते आते मेटालिक कैरेक्टर बढ़िया होता है, साइज इंक्रीज होता है। किसका साइज छोटा, रिब्यूडियम का। तो किसकी ज्यादा होगी, इसी की जो है वो मोर कॉम्प्लेक्स टेंडेंसी, कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी होगी। रीजन आप समझा दीजिएगा कि यार साइज छोटा किसका, रुबिडियम का। किससे, स्ट्रोंजियम से। तो अगर साइज छोटा होगा तो क्या होगा, इसमें रिलेटिवली कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। अगर रिलेटिवली कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो रिलेटिवली ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी इसकी होगी। स्ट्रोंजियम का साइज बड़ा। और आप दूसरी तरीके से समझा सकते हैं कि यार इसमें मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो स्ट्रोंजियम में ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे आने में जो है वो क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो आप इस तरीके से भी इसको समझा सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव यूनिक कैरेक्टरिस्टिक क्रिप्टेड क्राउन ईथर्स एंड क्रिप्टेड्स एज लिगेंड्स की डिटेल में बात कर ली, अब जरूरी नहीं है। नेक्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ठीक है, इनके स्ट्रक्चर डिस्कस करने, किसका, बेसिक बेरिलियम एसिडेट का कर लिया। डायबेंजो 18 क्राउन 6 का कर लिया है। वैसे एक बार आप देख लीजिए, ये आपका आ गया डायबेंजो 18 क्राउन 6, यही हमारे पास होता है। बस यहाँ पे क्या है, CH2 याद रखना है। कितने कार्बन आइटम्स होंगे, कहीं ना कहीं हमारे पास 12 होंगे। और अगर ये 12 होंगे तो 6 ऑक्सीजन होंगे। तो आपको याद रखना है बस डाई बेंजो वाला सिग्निफिकेंस याद रखिएगा। दो बेंजीन रिंग बनानी है, बाकी CH2 लगाते जाइएगा। दो बेंजीन रिंग, तो बेसिकली कितने CH2 होने चाहिए, अब हमारे पास यहाँ पर है 4 CH2। देन वी हैव P4O10। तो P4O10 का स्ट्रक्चर मैं शायद यहाँ पे बना दूं, वैसे ये P ब्लॉक का ही क्वेश्चन होगा, क्योंकि बट यहाँ पे स्ट्रक्चर है तो यार देख लेते हैं, कोई बात नहीं। P4O10 ध्यान से एक बार मुझे थोड़ा सा रिवाइज भी करना पड़ेगा कि मुझे याद सही बना रहा हूँ या नहीं। P4O10, ऑक्सीजन 10 है ना, हाँ। तो 4 हो गए, 5, 6, 7, 8। सल्फर ने कितने बॉन्ड को फास्फोरस ने बना लिए, ठीक है, अब बन गया। ये आ गया मेरा P4O10 का स्ट्रक्चर। सो दिस इज माय P4O10 का स्ट्रक्चर। देन वी हैव लिथियम
एसीटो एसीटेट का स्ट्रक्चर आप सभी के सामने क्या होता है यहाँ पर आपको पता है। एसिटाइल एसीटोन हमारे पास जो कीटोन फॉर्म होती है। अब इसका हमें क्या करना है, सबसे पहले इनॉल फॉर्म बना दीजिए। डाई कीटोन है हमारे पास 5 कार्बन का, तो आप इसमें इनॉल फॉर्म बना लीजिए। यहाँ पर आप इसका डबल बॉन्ड ले आइए, टोटोमराइजेशन करा दीजिए। ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन को लूज करा दीजिए, तो यहाँ पर जो है वो इस पर नेगेटिव आ गया, आप देख सकते हैं। ये अपना लोन पेयर देगा, ये इधर से अपना लोन पेयर देगा, तो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर है 4। बट हमारे पास एसी एसी जो लिखा है एसिटाइल एसीटोनेट जो है वो 2 है। तो एक और आप लाइए और आप इसी का सेम तरीके से कर दीजिए, ला के रख दीजिए और कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा बन जाएगा 4। आई होप ये चीज सिंपल सी समझ में आई होगी। क्या हुआ है, सिंपल कुछ नहीं हुआ यार। CH3 यहाँ पे मैं बना दूं, एक सेकेंड, क्या था ये, हाँ CH3 के बाद CO है ना, CO, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH आ जाएगा, फिर ये C डबल बॉन्ड हो और ये CH3। ये आप लिथियम को दे दीजिए। सेम चीज एक और ले आइए इधर से, उसको भी बना दीजिए। आराम से आप बना सकते हैं, थोड़ा सा आप शेप में बना दीजिएगा, दिक्कत। तो ये हमारे पास थे कॉम्प्लेक्स पर। आप देख सकते हैं कितने सारे क्वेश्चंस बार बार घुमा फिरा के सारे स्ट्रक्चर्स पर ही पूछे गए हैं, और सारे के सारे स्ट्रक्चर्स ही हमने डिस्कस करे थे लगभग अपनी वीडियोस में। जो हमारा वन शॉट था तो वहां पर डिस्कस करे थे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, PYQs भी ज्यादा आए हुए हैं, तो उससे और ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस आपको पता लगी। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर हार्डर, डेंसर एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एज कंपेयर टू एल्कली मेटल्स। एक आध बार ये क्वेश्चन भी आ चुका है। इसका एक ही रीजन है, हार्ड कोई भी चीज क्यों होगी, क्योंकि वो स्ट्रांग होगी, कहीं ना कहीं उसमें इंटरेक्शन स्ट्रांग होगी, ये बोल सकता हूँ मैं। डेंसर का भी ये बोल सकता हूँ कि चीजें जब मास पास पास कॉन्सेंट्रेट होगा तब हमारी डेंसिटी ज्यादा होगी। हाई मेल्टिंग पॉइंट को भी क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर स्ट्रेंथ सॉलिड सॉलिड में ज्यादा है तो वो लिक्विड मुश्किल से बनेगा। तीनों का एक ही रिलेशन आ रहा है कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के, दैट इज की मेरे पास ये आता है, डिपेंड करता है मेटेलिक बॉन्ड पर, कि हार्डनेस डिपेंड्स ऑन द मेटेलिक बॉन्ड, डेंसिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मेटेलिक बॉन्ड। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड उतनी ज्यादा ये चीजें हाई होंगी। अब ये जो मेटेलिक बॉन्ड है ये कहाँ से बनता है, ये हमारे पास जो है वो बनता ही है, हर मेटल में बनता है, दैट इज मेटल के और मेटल के बीच में बनता है। क्या होता है यहाँ पर कि एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का जो है, जो हमारे ग्रुप 2 के मेटल्स हैं उनमें जो मेटेलिक बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग होती है, उनमें स्ट्रॉन्ग MB होती है, दैट इज मेटेलिक बॉन्डिंग। उसका रीजन क्यों है, बिकॉज इनके पास जो है वो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मेटेलिक बॉन्डिंग जो है हमारे पास, ये कहाँ किसके बीच में किसकी वजह से होती है, ड्यू टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उतनी ज्यादा इंटरेक्शन होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर Ca जो है वो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उसने वो कर दिए। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इस आपस में बॉन्ड बनाएगा, सिमिलरली यहाँ से एक और दूसरा कैल्शियम होगा वो बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर इन्हीं बॉन्डिंग की वजह से जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा हमारे पास मेटल और मेटल के बीच में बॉन्ड होगा, उतना ज्यादा हमारे पास जो स्ट्रेंथ होगी। तो इसको डिटेल में आप बता दीजिएगा। सबसे पहले बताइए मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है। मेटल और मेटल के बीच में जो है वो बॉन्ड बनता है हर एक मेटल के पीस में। अब वो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उतना हार्ड, उतना डेंसर, उतना मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, ठीक। वो किस बात पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर। और हमें पता है जो ग्रुप 2 वाले हैं उनके पास एक नहीं 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ग्रुप 1 वालों के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो जिसके ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसकी ज्यादा मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक रिलेशन ये बता दीजिएगा। तो इस तरीके से आप बता देंगे क्यों एल्कली मेटल से ये इन सभी की ज्यादा होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी, डेंसिटी भी, सभी चीजें। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, यहाँ पे इन्होंने बॉइलिंग पॉइंट भी ऐड कर दिया है। तो ये भी आप बता दीजिएगा, सेम चीज ही आप लिख दीजिएगा, आराम से आंसर वही होगा। नेक्स्ट ये थोड़ा सा हमारे पास आता है कि सीजियम आयोडाइड जो है वो लेस सोल्यूबल है इन वाटर में देन सीजियम फ्लोराइड, बट लिथियम फ्लोराइड का ऐसा नहीं है। और इसी का एक एनालॉग हमारे पास देख सकते हैं, समवॉट रिलेटेड टू दिस के हाई लैटिस एनर्जी हमारे पास LiF की ग्रेटेस्ट होती है और स्मॉलेस्ट होती है CSI की। ऐसा क्यों, समझते हैं इसको ध्यान से। सबसे पहले हमें इन्होंने बोला है सीजियम आयोडाइड जो है वो लेस सोल्यूबल है वाटर में, ठीक है, देन सीजियम फ्लोराइड, बट लिथियम फ्लोराइड ज्यादा। तो सबसे पहले मैं देखूं जो सीजियम आयोडाइड है उसको उन्होंने लेस सोल्यूबल बोला है एज कंपेयर टू सीजियम फ्लोराइड, और दूसरा इन्होंने जो लिथियम फ्लोराइड है उसको ज्यादा सोल्यूबल बोला है लिथियम आयोडाइड से। सोल्यूबिलिटी के बारे में मैंने एक ही चीज बताई थी, कहीं पर भी कोई चीज ज्यादा सोल्यूबल कम सोल्यूबल होगी आपको बताना है कि जिसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा एज कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी, वो जो है वो इनसोल्यूबल होगा। तो अगर मेरी लैटिस एनर्जी है कम और हाइड्रेशन एनर्जी है ज्यादा तो मेरा कंपाउंड सोल्यूबल होगा। ये हमने सोल्यूबिलिटी का रिलेशन निकाल रखा था, ये हमने सोल्यूबिलिटी के टर्म्स में बात कर रखी थी कि लैटिस एनर्जी अगर कम तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा, और अगर लैटिस एनर्जी ज्यादा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी उससे ज्यादा होनी चाहिए। तो रिलेटिवली हाइड्रेशन एनर्जी हैज टू बी मोर।
अब हाइड्रोजन एनर्जी और लैटिस एनर्जी के जो मोर और लेस फैक्टर थे ना, वो दोनों लगभग सेम थे कि यार साइज पर डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, चार्ज पर करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब यहाँ पर कैसे हम रिलेट करें, क्योंकि यहाँ तो कुछ हो रहा है। अब आंसर जो फ्रेम करना है ना, वो तो कोई भी आराम से कर देगा, कोई भी बता देगा कि यार सीजियम फ्लोराइड में जो है ना लैटिस एनर्जी वो कंपेयर टू हाइड्रेशन एनर्जी कम है। ये आप बता सकते हैं आराम से, और आप बोल दीजिएगा कि सीजियम की जो है सीजियम फ्लोराइड में जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो बहुत ज्यादा होती है। आप इसको एक एक्सप्लेनेशन इस तरीके से देख सकते हैं कि अच्छा एक सेकेंड, सीजियम फ्लोराइड लेस सोल्यूबल है ना, हाँ तो यहाँ पर मैंने उल्टा कर दिया, हाँ सीजियम फ्लोराइड क्या है, सॉरी लिथियम फ्लोराइड लेस, हाँ ये आएगा, ठीक है, कंफ्यूज हो गया मैं थोड़ा। तो आप इसमें एक तरीका ये बता सकते हैं, आपको क्या गोल है, आपका गोल ये है कि आपको किसी तरीके से बताना है इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है और इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज्यादा है, आपको ये बताना है, ये आपको एक्सप्लेनेशन देना है। सीएसएफ की इससे हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा क्यों होगी, ये एक एक्सप्लेनेशन देना है। और एल की एल से हाइड्रेशन एनर्जी क्यों ज्यादा होगी, वो एक्सप्लेनेशन देना है। या फिर एल की जो है वो क्या होगी, लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। तो अगर इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा तो ऑब्वियसली उसकी जो है वो कम होनी चाहिए। तो आपको दो एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं। आपको क्या सोचना है कि यार आपको किसी तरीके से घुमा फिरा के, आपको एग्जामिनर को आपको अब यहाँ पे घुमाना हो, आंसर लिखने के लिए थोड़ा सा आपको घुमा फिरा के अपनी चालाकी लगानी होगी, तब आप इसको आंसर फ्रेम कर पाएंगे। क्योंकि एस सच तो मतलब हमें कोई चीज याद थोड़ी है, मतलब सोल्यूबिलिटी वगैरह में कोई ऐसा रिमेंबर नहीं करी, उसका रीजन क्या होगा, वो रीजन यही है, लैटिस और हाइड्रेशन एनर्जी। सो यू हैव टू थिंक आप किस तरीके से लैटिस एनर्जी एक की कम एक की ज्यादा प्रूव करें। तो एल में आप बोलिएगा एनायन और केटायन, एनायन और केटायन दोनों का साइज क्या है, सेम, साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों जो है वो सिमिलर साइज के हैं। तो इनके बीच में जो आयनिक बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो क्या मैं लैटिस को ब्रेक कर सकता हूँ, नहीं। तो लैटिस एनर्जी इनकी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि एल में जो है फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके बाद जो है वो क्या होता है, साइज भी ज्यादा छोटा है, लिथियम का भी साइज छोटा है। तो छोटा कैटायन, छोटा एनायन बहुत बढ़िया तरीके से स्टेबलाइज कर देगा। आपको कहीं ना कहीं याद आ रहा होगा, हमने एस ब्लॉक में ही पढ़ा था ये, हाँ, कि सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड वाले में कि स्मॉल कैटायन स्टेबलाइजेस स्मॉल एनायन, लार्ज कैटायन स्टेबलाइजेस लार्ज एनायन। तो वहीं से ये कहीं ना कहीं रिलेट हो रहा है। ऊपर भी आप यही देखिए कि लार्ज एनायन है और लार्ज कैटायन है, तो आप यहाँ पर भी ये बोल सकते हैं कि ये है लार्ज एनायन, ये है लार्ज कैटायन, और लार्ज एनायन और लार्ज कैटायन एक दूसरे के साथ अच्छा बॉन्ड बनाएंगे तो आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग तो लैटिस को तोड़ना मुश्किल, लैटिस को तोड़ना मुश्किल तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, और लैटिस एनर्जी जहां ज्यादा हो गई तो हम बोलेंगे कि यार हाइड्रेशन एनर्जी रिलेटिवली कम होगी, तो ये जो है वो लेस सोल्यूबल होगा। क्या ये लॉजिक समझ में आया? आगे दूसरा लॉजिक अगर हम कोशिश करें कि हम हाइड्रेशन एनर्जी क्या बता सकते हैं ज्यादा किसकी होगी, तो एल में अगर हम सोचें कि यार किस तरीके से इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा बताएं, सो वी कैन से कि यहाँ पर आयोडाइड आयन की हाइड्रेशन ज्यादा हो रही है, ये बोल सकते हैं हम? नो, ऐसा मतलब लैटिस एनर्जी वाला मुझे एकदम परफेक्ट फिट होता हुआ नजर आ रहा है, तो आप लैटिस एनर्जी वाले को आप एकदम प्रिसाइसली परफेक्टली आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आप आराम से बता दीजिए, ठीक है। नाउ अमंग हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, तो हमने जो है वो क्या करा, सीजियम आयोडाइड जो है वो लेस सोल्यूबल क्यों है, क्योंकि इसकी क्या ज्यादा है, हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। बेसिकली लैटिस एनर्जी ज्यादा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड होगा। देन क्या बात करी हमने, ये लेस सोल्यूबल इन वाटर देन सीजियम फ्लोराइड, इसकी हमने बात कर ली, ठीक। लिथियम फ्लोराइड क्यों लेस सोल्यूबल है, क्योंकि अगेन लिथियम फ्लोराइड की भी क्या ज्यादा है, आयनिक बॉन्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लैटिस एनर्जी जो है वो इसकी भी काफी ज्यादा है। ये चीज हमें समझ में आ गई। देन लिथियम आयोडाइड, तो हम यहाँ पर इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। नेक्स्ट क्या पूछा, अमंग एल्कली मेटल हैलाइड्स लैटिस एनर्जी फॉर LiF इज ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फॉर CSI। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये थोड़ा बहुत कॉन्ट्रडिक्शन हमें करनी पड़ रही है। आंसर वैसे इसका एकदम सही है, क्योंकि हमें यही कंपैरेटिवली लैटिस एनर्जी रिलेटिवली, इसमें जो है ये ध्यान रखिएगा, लैटिस एनर्जी किससे ज्यादा होगी, बेसिकली CSF से थोड़ी सी ज्यादा होगी। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा है, अब यहाँ पर हमने बता दिया अपना लॉजिक से, बट यहीं पर देखिए कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन भी मैं तभी लाया हूँ कि यहाँ पे आपको कॉन्ट्राडिक्ट भी करना पड़ सकता है आंसर। मेरे हिसाब से ये अप्रोप्रिएट आंसर हो जाना चाहिए, आपको एग्जामिनर नंबर दे देगा, कंसेप्ट क्योंकि यहाँ पे सेम लग रहा है। एग्जैक्ट वैल्यूज ना मुझे याद है ना आपको याद है किसी को वैल्यू तो मुझे बता दो कि इसकी लेटेस्ट एनर्जी इतनी है, इसकी लेटेस्ट एनर्जी किसी को नहीं पता। अब देखिए इन्होंने कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है कि LiF की जो लेटेस्ट एनर्जी है वो ग्रेटेस्ट है और CSI की स्मॉलेस्ट है। मुझे बताइए अगर ऐसा हुआ तो क्या प्रॉब्लम की बात है? सर हमारे पास यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है अगर ऐसा होगा। ध्यान रखिए, ये लैटिस, पहले हम क्या कर रहे थे, लैटिस एनर्जी को हाइड्रेशन एनर्जी से कंपेयर कर रहे थे। अब हमें सिर्फ लैटिस एनर्जी को लैटिस एनर्जी से ही कंपेयर करना है। यहाँ पर रिलेटिवली बात हो रही है कि CSI की जो है वो लैटिस एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू CSF। क्यों? क्योंकि हमारे पास
बेसिकली हाइड्रेशन एनर्जी, या फिर हम ये बोलते हैं कि इसकी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। दोनों हम कुछ ना कुछ रिलेट कहीं ना कहीं कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा जो याद होगा आपको, हमने सल्फेट्स में बात करी थी कि डाउन द ग्रुप जाने में हमारे पास सल्फेट्स की जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है। क्यों? क्योंकि पहली बात, लैटिस एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन एनर्जी डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रही है, बट क्योंकि सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो हम बोल रहे थे कि डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू लैटिस एनर्जी। तभी हम बोल रहे थे कि यार इसी वजह से हमारे पास जो है वो सोल्यूबिलिटी घटती है इन केस ऑफ सल्फेट्स। और इसका रीजन कहीं ना कहीं आता है क्योंकि हमारा जो कैटायन है वो पॉली एटॉमिक है, वो काफी ज्यादा बड़े साइज का है। तो यहाँ पर आप इसको ये बताइएगा। सेम तरीके से हम अब हाइड्रोक्साइड के केस में हम कॉन्ट्राडिक्ट ये कर जाते हैं कि लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हो रही है, हाइड्रेशन भी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारी जो लैटिस एनर्जी है वो ज्यादा डिक्रीज हो रही है, इसी की वजह से सोल्यूबिलिटी बढ़ रही है। तो यहीं पर हमें देख सकते हैं आप थोड़ा बहुत हमें, और इसका रीजन हम ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है वो बड़ा कैटायन नहीं है, ये हमारे पास स्मॉल एनायन है, सॉरी स्मॉल एनायन है रिलेटिवली, इसी वजह से हमारे पास ये हो रहा है। तो इसको आप एक्सप्लेनेशन ऐसे दे सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपल कंसेप्ट डायरेक्ट फॉर्मूला जो था कि लिथियम LiF की जो है वो ज्यादा क्यों है, क्या लैटिस एनर्जी, बिकॉज साइज छोटा, साइज छोटा तो क्या, अगर साइज छोटा तो लैटिस एनर्जी ज्यादा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसमें आप बता दीजिए दोनों एनायन कैटायन का साइज बड़ा तो लैटिस एनर्जी कम। सिंपल सा आप इसमें बता सकते हैं। समझना जो था जो थोड़ा सा यहाँ पर ये था, तो डायरेक्ट कंसेप्ट से हो रहा है हमारे पास, इसमें हमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन टाइप लगा के आंसर करना पड़ेगा। तो जब भी सोल्यूबिलिटी का क्वेश्चन आए ना तो आप लैटिस और हाइड्रेशन को कोशिश करिए, जिसकी भी सोल्यूबिलिटी ज्यादा करनी है आप किस तरीके से एक्सप्लेन करें उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। एक्जैक्टली मैं बता रहा हूँ, आंसर निकालना थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट होगा। अगर आपको इसका एक्जैक्ट आंसर पता है तो जरूर बताइएगा, आपके टीचर से पूछ के एक बार करिएगा कि क्या ये सही कंसेप्ट है, क्या इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मेरे हिसाब से हमें इसी तरीके से चलना चाहिए। बाकी आप लोग कॉमेंट में बताइएगा, आंसर को चेंज कर देंगे कभी भी, जब नेक्स्ट वीडियो आएगी किसी और वीडियोज में जो है इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे देंगे जो भी आप लोगों के टीचर्स ने अगर बताया होगा। तो चलते हैं हम आगे। अब हमें क्या करना है, LiNO3 को हीट करना है। तो लिथियम नाइट्रेट को हम हीट जो करते हैं तो हमने हीटिंग पढ़ी रखी है। तो सिर्फ लिथियम नाइट्रेट और ग्रुप 2 के एलिमेंट को जब हम हीट करते हैं तो ये बना देगा Li2O। साथ में हमारे पास जो है 2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, साथ में हाफ ऑक्सीजन मिलेंगे। बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पे 2 लगाना होगा, ये आ जाएगा मेरे पास प्रोडक्ट। बट अगर वही मेरे पास सोडियम नाइट्रेट को कर दें तो सोडियम नाइट्रेट को सबसे पहले मैं हीट करूंगा अगर थोड़े कम टेम्परेचर पर, अगर थोड़ा कम टेम्परेचर होता तो ये NaNO2 प्लस हाफ O2 बन जाता। बट क्योंकि इन्होंने फर्दर हीटिंग काफी हाई टेम्परेचर दे रखा है तो मुझे इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। बट यहाँ पर जो है वो ब्रेक डाउन NO2 में नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में होता है। इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है हीटिंग करते समय। नेक्स्ट आपको लिथियम नाइट्रेट और पोटेशियम नाइट्रेट की बात करनी है और आपको एक्सप्लेन करना है। तो आप ये बता दिएगा कि यार लिथियम नाइट्रेट जो है वो इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता, वेयर पोटेशियम नाइट्रेट काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो उसकी हीटिंग के लिए आपको एक तो हाई टेम्परेचर चाहिए, तभी आपका जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। और अगर सेम टेम्परेचर पर हम करेंगे तो सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ही ऑक्सीजन एटम जो है वो रिलीज हो पा रहा है, जैसे कि आप देख सकते हैं। वेयर हाई टेम्परेचर पर थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये सेम लिथियम नाइट्रेट, और ये आप इसी तरीके से आप पोटेशियम नाइट्रेट को भी इन द सिमिलर मैनर हीट करके बता दीजिए, कंपेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट, रिब्यूडियम की जो रिब्यूडियम एज कंपेयर टू सोडियम हैज ग्रेटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वीडियोस में तो बात नहीं करती, बट अब कर लेते हैं। सोडियम आयन ये रहा, रिब्यूडियम आयन ये रहा। जैसे ही मैं एक्वस सॉल्यूशन में डालूंगा, जो छोटा होगा, जो छोटा होगा उसको पानी घेर देगा, उसको पानी के मॉलिक्यूल खेलेंगे और हाइड्रेशन कर लेंगे। जो छोटा होगा उसको बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल घेर लेंगे और हाइड्रेशन कर लेंगे। पता नहीं ये डिस्कस करा है या नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा। अगर उसको हमने घेर लिया, जो छोटा है उसको घेर लिया, लपेट लिया, तो क्या वो चल चल फिर सकेगा? नो सर। उस पर जब बहुत सारे लोग आ गए, उस पर एकदम बोझ बढ़ा दिया, जब उस पर हमने बोझ ही बढ़ा दिया तो वो क्या मूवमेंट कर पाएगा? नो सर, वो मूवमेंट नहीं दिखा पाएगा। तो अगर वो मूवमेंट ही नहीं दिखा पाएगा, अगर वो मूवमेंट ही नहीं दिखा पाएगा तो कहां से कंडक्टिविटी आएगी? कंडक्टिविटी इज ऑल अबाउट मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन इज आवर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो रुबिडियम एज कंपेयर टू सोडियम क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास सोडियम जो है वो छोटा है, उसको जो है हाई हाइड्रेशन, इसकी हैवी हाइड्रेशन हो गई, जिसकी वजह से इसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है। अगर हम बात करें रुबिडियम की, तो रुबिडियम में इतना ज्यादा घेर नहीं पाते लोग, ये ऐसे ही रहेगा, बहुत ज्यादा इसको जो है वो कवर नहीं कर पाते क्योंकि इसका साइज बड़ा है। तो अगर इसका साइज पहले ही बड़ा है तो इसको वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा घेर नहीं पाएंगे, तो ये आराम से मूवमेंट कर पाएगा। तो इसकी जो हाइड्रेशन है वो काफी ज्यादा लेस है। तो इसकी हाइड्रेशन क्या है? लेस है। तो अगर हाइड्रेशन ही कम तो एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज ऑल्सो लेस। तो लेस हाइड्रेशन है, लेस हाइड्रेशन एनर्जी है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर देखेंगे कि इसकी जो मूवमेंट है वो ज्यादा होगी, फ्री मूवमेंट होगी, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट बात करनी है तो इस तरीके से आप इसको सिंपली एक्सप्लेन कर लेंगे। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया की बात करें, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, देखिए कितनी बार पूछा गया है। यहाँ पर आया, यहाँ पर इन्होंने पूछा
अगेन एल्कली मेटल्स कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो क्या होगा, फिर रुबिडियम के लिए ऑब्वियसली वो भी एक एल्कली मेटल है कि अगर हमने और एडिशन कर दिया रुबिडियम का तो आपकी ब्रोंज कलर बन जाएगी। देन अगेन देखिए यहाँ पे क्यों कंडक्टिंग पैरामैग्नेटिक होता है, ब्लू कलर का होता है। फिर आपसे पूछा गया, तो अब आते हैं यहाँ पर क्या होता है, कोई भी मेटल ले लीजिए, अगर आपसे रुबिडियम के लिए पूछा हो तो आप रुबिडियम लिख दीजिएगा, अगर आपसे सोडियम के लिए पूछा हो तो आप सोडियम लिख दीजिएगा। उसको अगर हम लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं, X+5 उसके नंबर ऑफ मोल्स आएगा, तो क्या होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब जो मेटल आयन है वो हमारे पास जो है वो अमोनिएटेड हो जाएगा, मतलब उसको अमोनिया घेर लेगा, अमोनिया से बेसिकली सॉल्वेशन हो जाएगी, आसपास जो है उसके अमोनिया आ जाएगा इंटरेक्शन करने, वही डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव वाला, बेसिकली सर प्योर पॉजिटिव नाइट्रोजन पर नेगेटिव आएगा। देन इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास वो किसके पास आ जाएगा, वो भी अमोनिया के पास आ जाएगा, आई थिंक वो हाइड्रोजन से साथ थोड़ा बहुत इंटरेक्शन रखता है उसका। तो ये आता है हमारे पास अमोनिएटेड कैटायन, ये होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो अमोनिएटेड कैटायन बना, अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन बना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से आ गया है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, दूसरा ब्लू कलर का क्यों होगा, ऑब्वियसली अगर पैरामैग्नेट कोई ना कोई हमारे पास जो ऑड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कलर आएगा तो वो ब्लू कलर का आता है। देन ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन भी है मेटल भी है, तो दोनों की वजह से कंडक्टिविटी आपको देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट रिड्यूसिंग नेचर होता है इसका, काफी अच्छा ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है ऑब्वियसली, बिकॉज पता ही लग रहा है मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर देगा। अगर कॉन्सेंट्रेशन हम बढ़ा देते हैं तो ये सॉल्यूशन डायमैग्नेटिक बन जाता है, या फिर कॉपर ब्रोंज कलर का ये बन जाता है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए। अगर हमने या फिर सॉल्यूशन को भी लेफ्ट कर दिया काफी देर तक, लेफ्ट स्टैंड कर दिया काफी देर तक, तब क्या होगा, तब हमें जो है वो अमाइड देखने को मिलेगा। अगर हमने देर तक रुबिडियम को रख दिया, शायद आई थिंक रुबिडियम वाला क्वेश्चन था, नहीं नहीं देर तक, अच्छा ज्यादा डालना है तो हाँ सिंपल हमारे पास कलर चेंज होगा। बेरिलियम मैग्नीशियम ये नहीं देते कलर, बिकॉज इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते। बाकी जो है वो एस ब्लॉक वाले दोनों करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कुछ इंप्योरिटीज वगैरह प्रेजेंट होंगी तो क्या होगा, डार्क ब्लू कलर एंड ऑल, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रखी है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया अब 3 मोलर तो क्या होता है, ब्रोंज कलर मेटल का जो लेस्ट्रस होता है, बिकॉज मेटल आयन का जो है वो क्लस्टर फॉर्म हो जाता है। कॉन्सेंट्रेशन आप बढ़ा रहे हैं मतलब मेटल को ही ज्यादा डाल रहे हैं, तो अगर आप मेटल को ज्यादा डाल रहे हैं तो मेटल आयन का क्लस्टर बन जाएगा, जो क्या शो करेगा, कॉपर ब्रोंज कलर शो करेगा। फिर आप कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी की बात कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सभी चीज प्रॉपर्ली डिस्कस हुई हुई है लेक्चर में हमारे। नाउ वी हैव टू टेल अमंग द एल्कली मेटल्स लिथियम के पास हाईएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी है। रीजन जल्दी से बताइए मुझे, क्योंकि इसका साइज छोटा होता है, उसके बावजूद ये बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है, या फिर उतना ही स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जितना सीजियम होता है एक्वस सॉल्यूशन में। ऐसा क्यों, तो अगर मैंने लिथियम की बात करूं, इंडीड लिथियम को जो है Li पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन बनाना मुश्किल होगा नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि यहाँ जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो हाई है। ठीक है, अगर एनर्जी हाई है तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट बनना मुश्किल होगा, सिंपल केमिस्ट्री से चलते हैं। एक चीज, दूसरी चीज मुझे बताइए, अगर मैं किसी तरीके से इस प्रोडक्ट को स्टेबल कर अगर मैं किसी तरीके से इस प्रोडक्ट को स्टेबल कर दूं तो क्या ये रिएक्शन प्रोसीड होना थोड़ा आसान हो जाएगी, हाँ सर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या है कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, खुद ऑक्सीडाइज मतलब खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, इतना क्लियर है ना। खुद अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसको Li पॉजिटिव में आना पड़ेगा, इतना सबको कॉमन सेंस से क्लियर होगा। एक चीज ये, एक एक्सप्लेनेशन ये, दूसरा भी बताता हूँ। तो एक एक्सप्लेनेशन ये कह रहा है कि यार लिथियम को जो इलेक्ट्रॉन लूज कराना है तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि सॉरी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो उसको जैसे जल्द से जल्द ऑक्सीडाइज करा दीजिए ताकि वो रिड्यूसिंग एजेंट बन जाए। अब वो कह रहे हैं कि अगर आपने पानी लिया तो मुझे बताइए पानी में क्या होता है, सर पानी में जो है खतरनाक हाइड्रेशन एनर्जी इसकी रिलीज हो जाएगी। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, स्मॉलेस्ट है, तो क्योंकि ये छोटा है इसकी जो हाइड्रेशन है दैट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम हाइड्रेशन होगी। तो अगर मैक्सिमम हाइड्रेशन होगी, मुझे बताइए हाइड्रेशन इज ऑल अबाउट इंटरेक्शन विद वाटर, और जब जब इंटरेक्शन होती है तब तब क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब जब एनर्जी रिलीज होती है तब तब क्या प्रोवाइड होती है, तब तब स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती है। समझ आया, बोलिए यस और नो। तो क्या चीज स्टेबल हो रही है, Li पॉजिटिव आयन। तो अगर प्रोडक्ट स्टेबल तो रिएक्टेंट क्या प्रोसीड करेगा प्रोडक्ट के लिए, बिल्कुल करे। तो क्या ये रीजन समझ में आया कि बिकॉज ऑफ इट्स हाई हैवी हाइड्रेशन एनर्जी, एनर्जी आपकी कुछ रिलीज होगी, और जो एनर्जी रिलीज हो रही है ना, ये एनर्जी रिलीज आपकी कंपनसेट कर रही है आपकी आयनाइजेशन एनर्जी को। दिस रिलीज एनर्जी इज कंपनसेटिंग माय आयनाइजेशन एनर्जी। क्या ये चीज सबको समझ में आई, जिसकी वजह से ये इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है जितना हमारा सीजियम होता है। अब सीजियम के केस में क्या है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है बट इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी कम है। समझ में आ रही है बात, कि ये चलो लूज तो कर देगा बट लूज करने के बाद क्या होगा, वो उसके लिए इतना ज्यादा अच्छी बात नहीं है। तो इतना वो उतना ही मतलब फेवरेबल होगा जितना उसको रिक्वायर्ड होगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जो है वो हाइड्रेशन होगी, नहीं, कम हाइड्रेशन होगी और कम ही आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए। इसकी क्या है, ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए और ज्यादा हाइड्रेशन होगी, बल्कि मैक्सिमम हाइड्रेशन होगी। क्या ये लॉजिक सबको समझ में आया।
और दूसरा लॉजिक क्या बता रहा था मैं, एक ये होगा, दूसरा हैवी हाइड्रेशन की बात हो गई, लिथियम एलआई पॉजिटिव, हाँ एसआरपी वाला, कि जो हमारी एसआरपी होती है, जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, जो डिनोट करता है हमारा कि क्या होता है बेसिकली, कौन अच्छा रिड्यूसिंग कौन बुरा रिड्यूसिंग, उसमें जो है तीन चीज आती है, एक आयनाइजेशन एनर्जी, एक हाइड्रेशन एनर्जी, एक सब्लिमेशन एनर्जी। तो लिथियम की इंडीड आयनाइजेशन एनर्जी हाईली पॉजिटिव होगी, सब्लिमेशन एनर्जी भी पॉजिटिव होगी, बट दिस इज हाईली नेगेटिव, ये हाईली नेगेटिव होती है। आप इज इक्वल टू मत लिखिएगा, आप लिखिएगा कि एसआरपी जो वैल्यू होती है वो इंक्लूड्स करती है आयनाइजेशन एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन एनर्जी ऑब्वियसली सबलाइम करना है तो थोड़ा सा मतलब हीट देनी होगी तो वो पॉजिटिव होगी, आयनाइजेशन एनर्जी हीट देनी है तो पॉजिटिव होगी, बट एंथैल्पी हाइड्रेशन एंथैल्पी वो जो है वो एनर्जी रिलीज है तो वो नेगेटिव होगी, जिसकी वजह से ये चीजें कंपनसेट हो रही हैं हमारी बिकॉज ऑफ इट्स हाई हाई हाइड्रेशन एनर्जी। ये चीज आपको आई होप समझ में आएगी, दोनों तरीके से आप लिख सकते। नेक्स्ट एनोमोलस बिहेवियर की अगर हम बात करें लिथियम के तो वो देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अगेन लिथियम के एग्जांपल के थ्रू हमें बताना है किसी का, हर किसी का एनोमोलस बिहेवियर। तो आप देख लीजिए इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? छोटा साइज है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। हार्डर होता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है क्योंकि ऑब्वियसली आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो लीस्ट रिएक्टिव है। देन हमने लेक्चर में बात कर दी कि ये परऑक्साइड नहीं बनाता, बहुत डिफिकल्ट से बनाएगा, अगर बनाएगा भी तो बाकी सिर्फ उसकी ऑक्साइड ही मौजूद होती है। इसकी हाइड्रोक्साइड जो है वो सबसे कम बेसिक इन नेचर होती है क्योंकि वो सबसे कम सोल्यूबल होती है इन वाटर में। देन आप देख सकते हैं ये जो है लिथियम नाइट्रेट हीट करने पर इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है, बल्कि अदर लोग नहीं होते। और लिथियम हमारे पास नाइट्राइड भी बना लेता है, Li3n, ये हमने अपने लेक्चर वाली वीडियोस में सब देख रखा है, सब डिस्कस कर रखा है कि लिथियम ही बनाता है, बाकी लोग नहीं बनाते। तो लेक्चर को यार जाके जरूर देखिएगा, उसमें आपको और चीजें मिलेंगी, ये सारी चीजें आपको वहीं पर आसानी से मिल जाएंगी। लिथियम क्या करता है, कार्बन के साथ रिएक्ट कर जाता है, कार्बाइड बना लेता है, बाकी लोग नहीं करते। कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज है हमारे पास। ये लिथियम की बात हो गई। देन आप देख सकते हैं कि इसकी सोल्यूबिलिटी वगैरह इनसोल्यूबल होते हैं समवॉट बिकॉज ऑफ इट्स कोवेलेंट नेचर। LiOH काफी कम स्पेरिंगली सोल्यूबल होती है। देन आगे आप देख सकते हैं लिथियम जो है वो क्या है, हेवीली हाइड्रेटेड रहता है। क्यों? क्योंकि स्मॉल साइज है, जैसा कि अब हमने हाइड्रेशन की बात करी है। काफी सारी आपके सामने जनरलाइजेशन वगैरह है फर्स्ट एलिमेंट। और लिथियम जो है बेसिकली वो क्या करता है, ये हमारे पास इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये चार बॉन्ड बना सकता है, हाँ ये चार बॉन्ड बनाता है। सिर्फ इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट कुड बी मैक्सिमम 4, वेरस बाकी लोगों का 6 6 हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 2D नाम की कोई चीज नहीं होती, वो इसके पास के कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, 2D नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, वेरस 3B 3D नाम की चीज तो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये एक चीज हो गई यहाँ पर। तो लिथियम के बारे में ये हमारी बातचीत हो गई। अब बेरिलियम की अगर हम बात करें तो बेरिलियम का भी लगभग सेम है यार, स्मॉल साइज। पचास रूल के हिसाब से आप ये भी बोल सकते हैं कि यार ये भी कोवेलेंट होगा लिथियम, तो आपका बेरिलियम भी कोवेलेंट होगा। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इसका क्या होता है, इसका जो है वो इसके कंपाउंड्स का लोअर होता है, इसका आई थिंक ज्यादा होगा जैसा कि उसका होता है। सोल्यूबल इसकी हैलाइड्स होती हैं किसमें, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, क्योंकि ऑब्वियसली ये क्या है, कोवलेंट इसका नेचर होता है कहीं ना कहीं। बेरिलियम हाइड्राइड आपने देखा BH2 का हमने लेक्चर में देख रखा है, पॉलीमरिक जो वो होती है बेसिकली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो वो एग्जिस्ट करती है एस पॉलीमरिक। बेरिलियम कॉम्प्लेक्स बना लेता है, इसकी रीजन हमने देख रखा है। बेरिलियम एम्फोटेरिक है, एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट कर जाएगा, जैसे कि एल्यूमिनियम होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के साथ इसका डायगोनल रिलेशन होता है ना, तो डायगोनल रिलेशन होता है, तो इसी वजह से लगभग सेम चीजें शो करता है। देन इस ये जो है हाइड्रोलाइज हो जाता है, ना कि हाइड्रेट होता है। क्यों हाइड्रेट नहीं होगा? क्योंकि आयनिक कैरेक्टर कम होगा। बेरिलियम की सॉल्ट्स मोस्ट आर अमंग द मोस्ट सोल्यूबल, उन्हें बहुत ज्यादा सोल्यूबल होती हैं। देन आप ये देख सकते हैं ये कार्बाइड भी बना लेता है। तो ये हमारे पास था बेरिलियम से। अब अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ BeCl2 की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वेपर फेज एंड सॉलिड फेज। अब मैं ये कंफ्यूज हूँ, सॉलिड फेज में हमारे पास, आप मुझे बताइएगा डायमर वाला सॉलिड फेज वो वेपर फेज है या ये मोनोमर? आई थिंक मोनोमर वाला वो होता है। सबसे पहले बात करूं मैं वेपर फेज की, तो वेपर फेज में हमारे पास ये कैसे एग्जिस्ट करती है, एज अ पॉलीमरिक इन नेचर। क्या ये बात सबको पता थी? हमने स्ट्रक्चर देख रखा है, BeCl2 का डिटेल में स्ट्रक्चर देखा है, सॉलिड स्टेट में पॉलीमरिक इन नेचर होती है। यस सर बिल्कुल हमने देख रखा है। तो क्या होगा, क्या सर होगा क्या मतलब, बस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी बताइए मुझे, क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? सर यहाँ पर इसकी होगी +4, क्योंकि चार चार क्लोरीन इसको जो है वो लोन आपके इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, बेसिकली चार बॉन्ड्स हैं इसके और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं चारों। वेराज इन दिस केस यहाँ पे क्या होगी, इसकी +2 होगी। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? और यहाँ पर अगर पूछना चाहे तो आई थिंक +3 होनी चाहिए। क्या यहाँ +3 होगी? एक बार देखो BeCl2, तो यहाँ दो वो है और दो वो है, तो यहाँ पे अगर +2 में कर दो तो -1 आ जाएगा। सॉरी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कहीं ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी सेम तो नहीं है? क्या ऑक्सीडेशन स्टेट मेरी +2 ही तो नहीं है? एक बार जरा चेक करके मुझे बताइए, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर भी +2 ही है, यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही है। लेट मी जस्ट चेक। यस, यहाँ पर हाँ इन स्टेट कुछ भी हो,
इसकी ऑक्सीजन स्टेट तो +2 है, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है। मतलब बॉन्ड से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ही दे सकता है, इसकी औकात ही है ये। मतलब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन ही, औकात की बात नहीं करें तो इस बेचारे के पास है ही 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा, तो इसकी +2 ही होती है। किसी भी फेज में ले लीजिए आप, हर जगह इसकी, यहाँ भी +2 देखने को मिलेगी, यहाँ पर भी +2 ही देखने को मिलेगी, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही ये लूज कर सकता है। कोवेलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो क्या है, स्ट्रक्चर की बात हमने कर ली, डिटेल में लेक्चर में देख रखा है, जाके देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट वाले में है, मिल जाएगा आपको अगर आपको समझना है। बाकी ये कि यार बेरिलियम है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेगा। डायमर एग्जिस्ट करती है एट हाई टेम्परेचर बट बिलो 1200 केल्विन, और मोनोमर अबव 1200 केल्विन। तो ये हमारे पास BeCl2 की बात है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। मजा आया होगा, आई होप। आप सभी लोगों को ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। लाइफ साइंस वाले दोस्तों को लाइफ साइंस की वीडियो, ये वाली मत भेजिएगा, कभी कहेंगे यार वीडियो तो भेजनी थी, ये भेज दो भाई, उनके सिलेबस में नहीं है यार इस बार, तो ये मत भेजिएगा उन्हें। तो हाँ, जो बॉन्डिंग वाली है चैनल जो है उनको भेजिए, प्लेलिस्ट भेजिए उनको, ये सब करिए, बट ये वाली वीडियो मत भेजिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर भी आप बिल्कुल फॉलो कर सकते हैं। कोई भी फीडबैक हो जरूर दीजिए, कमेंट्स करते रहिए, बातचीत चलती रहनी चाहिए, बिना बातचीत के मजा नहीं आएगा, और कंटेंट में ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि फीडबैक ही नहीं आएगा। तो बिल्कुल फीडबैक दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर पूछिए, टेलीग्राम पर DM करिए, और बस इतना ही बोलते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माय लेक्चर।